अच्छा 37F जो है ना, ई से हम एफ पे आते हैं। तो हमने डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये और ये विजिबल एंड ऑडिबल। ऐसी है जी, ओके चलिए। 37F जो वो स्पेशली उसने बताया प्रोविजंस जो है इसकी ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कहते हैं क्या होगा, वो कहते हैं इसकी जो प्रोविजंस है ना, जब प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो बताना चाह रहा है कि किस सेक्शन में जाके हेल्प होती है, जो गाइड करता है कि ये अप्लाई होंगी, तो वो 37F कहता है जब अप्लाई होगी। लेकिन सम टाइम हो सकता है कि थोड़ी सी जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, यार नहीं उधर उधर नहीं जाओ, ये उनको क्लियर आ रहा है ना, अभी आ रहा है ना मैसेज, ठीक है। तो वो कहते हैं सम टाइम ऐसे हो सकता है कि सेल टैक्स एक्ट 1990 और ये वाला जो है 1898, इसमें थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा तसादम हो जाए प्रोसीडिंग्स के दौरान, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी सी जो इनकी प्रोविजंस है आपस में मैच ना कर रही, एक जैसी ना हो, तो उस वक्त जो है ना आप इसको वैल्यू दे जाओगे। प्रोसीडिंग्स के लिए सिर्फ बात हो रही है कि प्रोसीडिंग्स इसके साथ चली जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि ये टाइटल डील करता है, और अगर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा हो तो आप इसके साथ चले जाएंगे प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। और इसमें क्या है, और जो इसमें अदालत का नाम रखा जा रहा है, जो कोर्ट है किसकी, कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, उस कोर्ट को क्या नाम दिया जा रहा है, उसका नाम रख लो कोर्ट ऑफ सेशंस। तो अब यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं बात को, कि ये सेक्शन यही है कि ये टाइटल है, ये सेक्शन का ये टाइटल है, ठीक है। और जब इनके और दोनों के दरमियान इसमें और इसमें मिसमैच और प्रोसीडिंग के लिहाज से तो ये आगे आ जाएगा। और डेफिनेटली जनाब इसकी कोर्ट में सारा कुछ चल रहा होता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन लगता है सेल टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो इसकी कोर्ट को क्या हम नाम दे दें, कोर्ट ऑफ सेशंस कहा जाएगा। तो ये सारे का सारा ये 37F जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे जी 37G, ट्रांसफर ऑफ केसेस। ये क्या बात हुई, ट्रांसफर तब्दीली को कहते हैं। ट्रांसफर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में चले जाना, ठीक है, मुंतकली को कहते हैं। तो ट्रांसफर जी है जी, ट्रांसफर ऑफ केसेस कि कहाँ पे तब्दीली हो रही है, कहाँ से किसी जगह पे लेके जाया जा रहा है, कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, लोकेशन तब्दील की जा रही है, कहाँ से किसकी, केसेस की, जो मुकदमात हैं सेल टैक्स एक्ट के। कहता है कि अगर एक हाई कोर्ट है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा स्पेशल जज हैं, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि ये वाली हाई कोर्ट एक जज से केस को उठा के दूसरे जज को दे देगी, तो इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ केसेस हो गया। लेकिन समटाइम्स शायद ऐसे होता हो कि
एक ही जज हो, एक ही जज हो। तो हाई कोर्ट के अंदर एक ही जज है, तो फिर कौन ट्रांसफर करेगा? फिर हाई कोर्ट से ऊपर फेडरल गवर्नमेंट। बात में क्लियर करता हूँ, जब एक जज होगा, एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में स्पेशल जज की बात हो रही है, तो फिर हाई कोर्ट तो तब्दील एक ही उसके पास है, उसको कैसे तब्दील करे? तो फिर कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट तब्दील कर देगी, एक जज से पकड़ के किसी दूसरे हाई कोर्ट के जज को किसी और हाई कोर्ट प्रोविंस की उधर दे दिया जाएगा। और अगर एक हाई कोर्ट के अंडर 2 या 2 से ज़्यादा जज हैं, तो वो एक जज से पकड़ के दूसरे में दे देगी, ट्रांसफ़र कर देगी। ट्रांसफ़र की रीजंस क्या होती है? 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। एक तो सहूलत देखी जाएगी पार्टीज़ की, कि पार्टीज़ के लिए क्या सहूलतकार है, वो देखा जाएगा। और दूसरा, जस्टिस कैसे बेहतर मिल रहा है, क्या एक से लेकर दूसरे को देने में जस्टिस बेहतर मिल जाएगा, या दोनों पार्टीज़ के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, कन्वीनियंट होंगे दोनों, तो इस वजह से तब्दील कर दिया जाएगा। यही 2 वजूहात हैं, इसके अलावा और कोई वजूहात में वजह शामिल नहीं है। अब एक और बात आ जाती है कि जब एक से दूसरे को दिया जा रहा है, तो हो सकता है शहादतें हो गई हों, एविडेंस प्रोड्यूस कर दिए गए हों एक जज के पास, मतलब कि काम हो सकता है 70% मुकम्मल हो गया हो, तो क्या दूसरे जज के पास जब जाएगा तो काम 0 से स्टार्ट होगा? नहीं, 70% जो हो गया, जो टेंडर ऑफ एविडेंस हो गई, तो वो एविडेंस से आगे काम चले जाएगा, ना कि दोबारा लोगों को बताया जाएगा कि आओ शहादतें दो, आओ एविडेंस दो, आओ गवाहियाँ दो। नहीं, जहाँ तक हो चुका था वहाँ तक हो गया और आगे काम चलेगा। तो मैं हाईलाइट करता हूँ कि इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कि कौन सा सेक्शन डील करता है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ केसेस को ये डील करता है, 2 या 2 से ज़्यादा जज हो, एक हाई कोर्ट के अंडर हो, तो हाई कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही जज है हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर हाई कोर्ट फिर कैसे करेगी? उसके पास तो है ही जज एक, फिर फेडरल गवर्नमेंट आएगी तो वो ट्रांसफ़र करेगी। ट्रांसफ़र की वजूहात क्या होगी? 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक सहूलत है, कन्वीनियंस पैदा करने के लिए पार्टीज़ की, और दूसरा जस्टिस को बेहतर करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट 37G। अब आ गई कि H आ गया। H मीन होटल, होटल मीन प्लेस ऑफ सिटिंग। देखो आप लोगों ने याद करना है ना, तो कोई भी लॉजिक बना लें आपके। 37H किसको डील करता है जी? होटल। होटल में जज बैठेगा, इसलिए उस तरह करके लिंक करके ना अपने आप को। H मीन हेडक्वार्टर, जज। एक और क्वेश्चन इसके अंदर आएगा कि जज कहाँ बैठेगा? हेडक्वार्टर में बैठेगा, ये लिखा हुआ है। तो हेडक्वार्टर का भी आंसर हो गया, साथ में H भी याद हो गया। देखो ये आपको जिस तरह आसान है ना, उस तरह आपने करना है, कि आप जिस तरह लॉजिक को बिल्डअप कर लें, आपने वैसे करना है। और लेकिन करना ज़रूर है, और जल्दी करना है इसे, टाइटल्स को। तो 37H, H फॉर हेडक्वार्टर, ये ऐसे कर लो, ठीक है। हेडक्वार्टर मीन के प्लेस ऑफ सिटिंग, ये है टाइटल। बेसिकली टाइटल क्या है? प्लेस ऑफ सिटिंग। प्लेस ऑफ सिटिंग जो है कौन सी होगी? ये आंसर है, हेडक्वार्टर। ठीक है, जो जज का हेडक्वार्टर है वो प्लेस ऑफ सिटिंग होगी। क्या प्लेस ऑफ सिटिंग यही होगी हमेशा? कहते हैं आमतौर पर ये होगी, ऑर्डिनरीली ये होगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियों के लिए कोई और जगह सहूलत वाली है, उनके लिए कन्वीनियंट है कहीं और बैठना, तो फिर दोनों पार्टी, देखो पार्टियां होती है ना केस में, पार्टी ए पार्टी बी, उनके दरमियान ही केस हो रहा होता है, या 2 से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं केस में, कि गवर्नमेंट भी पार्टी बन जाती है, कोई और पार्टियां भी आ जाती हैं। तो पार्टियों के लिए जहाँ पे कन्वीनियंट है
प्लेस ऑफ सिटिंग वो भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे कौन सी होगी, जो हेडक्वार्टर है जज साहब का। ये जूम वाले को जब घर में बैठे हुए तो चाय शाय पी लेते हैं साथ, डेफिनेटली पी लेते होंगे यार। क्वेश्चन आया होगा। क्या क्वेश्चन आ गए? क्वेश्चन एंड पे देख लेंगे, पहले तो अच्छा हाँ पीते आप लोग भी दो यार। अच्छा यार स्पेशल जज ने, ये स्पेशल जज साहब है, हेडक्वार्टर पर बैठे, इन्होंने फैसला कर दिया, तो इनका फैसला क्या हतमी होगा? इससे आगे कोई बात नहीं हो सकती? हो सकती है यार, अपील हो सकती है। तो अपील किस में होगी? अपील सिर्फ बात हो रही है, अभी सिर्फ अपील हो रही है स्पेशल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट, अपीलें और भी आएंगी। अपील कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भी होगी, अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी होगी, और एक और तरीके से प्रेफरेंस ऑफ अपील की जाएगी हाई कोर्ट को भी, लेकिन वो रूट कोई और है, जब वहाँ पे जाएंगे वो देख लेंगे। अभी सिर्फ स्पेशल जज साहब हेडक्वार्टर में बैठ के उन्होंने फैसला कर दिया, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, जो कि कह रही है कि मैं नहीं मानता, मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो क्या करेगा? हाई कोर्ट चला जाए। कहाँ जाए? हाई कोर्ट चला जाए, और हाई कोर्ट जाके जो भी स्पेशल जज साहब के उसकी गैर रजामंदी है उसके खिलाफ वो क्या कर ले? अपील कर ले। ठीक है, लेकिन क्या 2 साल बाद चला जाए? नहीं यार, जो बात याद रखने वाली है वो 60 दिन है। ये कब तक चला जाए? 60 दिन के अंदर अंदर चला जाए और जाके अपना मुद्दा बयान कर ले कि जनाब ये वाला हुआ है। ठीक है, तो ये 60 दिन, और ये डील करेगा, और किसके ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है ये? हाई कोर्ट स्पेशल जज के। चलो यही था इसमें, और कुछ नहीं है। एक ना कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट की जो है ना वो लिमिट्स भी लग जाएंगी, तो लिमिटेशन एक्ट का सिर्फ याद रख लो कि लिमिटेशन एक्ट कौन सा इम्पोज्ड है पाकिस्तान में। जो पीरियड होता है ना, पीरियड का लिमिटेशन देखनी हो तो लिमिटेशन एक्ट की तरफ भी जाया जाता है। तो लिमिटेशन एक्ट कौन सा है पाकिस्तान में? लिमिटेशन एक्ट 1908, सही। और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स कौन सा है? वो भी 1908 है। बस ये याद रख लेना कि लिमिटेशन एक्ट का भी साल वही है जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स का है। अच्छा, मैं एक मिनट पानी पी लूँ यार, साथ में चाय का कप पकड़ लूँ। चाय में समोसे खाए हैं। चलो नहीं जी, ये रेलिवेंट नहीं जी कि अच्छा, तो डिफ़िकल्टी तो बड़ी आ रही होगी आप लोगों को टाइटल याद करने में। हो गए 76 हो गए, जिसके 76 हो गए ना वो बहुत अच्छा है, और अगर उसको 76 के 6 याद है ना तो मेरी तरफ से वो 60% रिकमेंडेड हो गया कि वो जिसने याद कर ली है। सर भूल जाए इनको ना, भूलने नहीं दे, याद करके फौरन लिखें इसको, बार बार बड़ी अच्छी तरह याद है सर, जो जैसे साथ कवर पढ़ते हैं आप प्रैक्टिस करें साथ साथ। आप एक दफ़ा याद किया, 2-3 दिन बाद दोबारा लिख लिया करें खुद ही, फिर उसको लिख लें, आपको फिर नहीं भूलेंगे। अब 8-10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आप आगे निकल जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आगे जी, आपकी ताकतें आ रही हैं कि जो आपके पास पावर है
आपके पास में इनके जब आप FBR में हो जाएंगे तो आपके पास ही पावर होगी ना, और किसके पास पावर होगी, और इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। कहता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है ना उसके पास ताकत होगी। सेक्शन 38 authorized officer will have access to, इसमें प्रेमिसेस भी आ जाएगी, ठीक है, रिकॉर्ड भी आ जाएगा, इन्फो भी आ जाएगी। तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको रसाई हासिल होगी इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि वो देख सकता है इन्हें, उसको एक्सेस दी जा रही है। ठीक हो गया जी। तो उसको एक्सेस क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो आई एंड आई कर ले, इंक्वायरी कर ले और इन्वेस्टिगेशन कर ले। अगर एक्सेस नहीं दी जाएगी, आप किसी कागज़ को जाके देख ना सकें, आप बंदों से बातें पूछ ना सकें, तो आपकी इंक्वायरी क्या और इन्वेस्टिगेशन की कोई अहमियत है? आप कर ही नहीं सकते फिर। अच्छा, आप इंक्वायरी करने गए हैं तो देखो आपको पावर दी जा रही है कि आप चीज़ों की कस्टडी ले सकते हो। कस्टडी लेना क्या है? अपनी तहवील में ले सकते हो चीज़ों को, अपनी तहवील में ले सकते हो, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन वगैरह करना है उसका, तो आप अपने पास रख सकते हो उनको। तो आपका जैसे दिल चाहे आप चीज़ें उठा के ले आओ, नहीं ऐसे नहीं है। आप एक्नॉलेजमेंट दोगे उन्हें, एक रसीद बना के दोगे, उस रसीद के ऊपर उनसे भी साइन लोगे और अपने भी साइन लोगे और साथ में विटनेस के भी साइन करवाओगे कि ये काम हो रहा है, आप नोट कर लो। नहीं तो कल को आपका जो टैक्स पेयर है आपको जलील कर देगा अदालत में जाके कि जनाब ये तो ऐसे ही आया था रेट शेड करने, ये तो सिर्फ पैसे मांगने आया था, मैंने नहीं दिए तो इसने ये गड़बड़ की है। अदरवाइज़ तो और भी इसकी इंटेंशन तो थी ही नहीं टैक्स इकट्ठा करने वाली, ये तो पैसे इकट्ठे करते हैं। माय लॉर्ड आपको पता है? उसने कहा हाँ मुझे पता है कि ये ऐसे ही करते हैं। अगर वो कोई सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो एक्सेस इन्फॉर्मेशन उसकी होगी ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या रजिस्टर्ड पर्सन आंसर करेगा या नहीं करेगा? कानून उसको बाउंड कर रहा है कि जनाब आपसे ऑफिसर एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, एक्सप्लेनेशन दो, क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन का जवाब दो। अगर वो नहीं दे रहा तो फिर क्या कर रहा है? वो इसकी वायलेशन कर रहा है। और जब ऑफेंस, वायलेशन क्या होता है? कोई कानून की वायलेशन हो तो वो ऑफेंस हो जाता है, और ऑफेंस होगा तो फिर क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी किस सेक्शन में जाके लगेगी जी? 33 में आज यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसलिए ऑथराइज ऑफिसर के क्वेश्चन का जवाब देना, एक्सप्लेनेशन देना टैक्स पेयर पे बाउंड है। इसीलिए तो कहते हैं कि इसके जो कानून है FBR के बड़े सख्त हैं, लोगों को तंग करने वाले हैं। अच्छा, अब तो आप पहले तो बात थी कि एक्सेस आप ले रहे थे टैक्स पेयर तक, लेकिन टैक्स पेयर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी भी सरकारी इदारे के पास पड़ी है फिर क्या होगा? लाइक देखो, आप एक फैक्ट्री ओनर है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या वापडा के पास नहीं होगी कि आपने जब उनके साथ बिजली लेने का मुआहदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर बिजली नहीं मिलती है, आपको डॉक्यूमेंट भरने पड़ते हैं, स्टैम्प पेपर वाले के पास जाते हो, वहाँ लिखवाते हो, ठीक है, फाइल बनवाते हैं ना, तो उसके पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको माहाना बिल आ रहा है, आप कितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन नहीं है?
है, सुई गैस वालों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती अपने, तो वो इसी तरह के तमाम अदारों से अथराइज्ड ऑफिसर को पावर दी गई कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है आप जाके ले सकते हैं। लाइक एक बंदे का बिल आ रहा है 10 लाख महीने का और वो कहता है कि मैं कुछ भी चीज़ें पैदा नहीं करता, ये 10 लाख बिल भी दे रहा है और साथ में क्या कह देते हैं कि मैंने तो कुछ चीज़ बनाई ही नहीं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग की ही नहीं है। तो आप कहते हो जी सुई गैस वालों मुझे बताओ कि आप लोगों की 10 लाख की गैस ये लेके हवा में उड़ा देते हैं कि पाइप ऑन करता है और ऊपर की तरफ मुंह कर देता है कि गैस जाती रहे, ठीक है, और उससे वो ना कपड़ा बनाता है ना कोई प्रोसेस करता है, क्योंकि इतना सही आदमी है कि गैस को हवा में शामिल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कुछ ना एक नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है। तो इसलिए आपको पावर दी गई, इसलिए कि आप हकायक को जान लें, क्योंकि आपने I&I करनी है, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इंक्वायरी को मुकम्मल करने के लिए हम आपको पावर देते हैं कि बाकी लोगों के पास जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है वो भी जाके देख लो, ठीक होगी, ये वो ये कहना चाह रहे हैं। और हर बात में जो आखिर पे कह देता है, हर सेक्शन के एंड पे, कि बोर्ड के पास इख्तियार हासिल है कि वो इसके बारे में कोई और रूल बनाना भी चाहे वो रूल वगैरह बना सकता है। यही था जी इस सेक्शन में पूरे में 38। अच्छा ये यार आपको यहाँ पे क्वेश्चन को याद रखना चाहिए कि सर अथराइज ऑफिसर तो आपने कह दिया, अथराइज मीन जिसको अथराइज किया गया, जिसको अख्तियार दिया गया, अथराइज कर दिया गया, अख्तियार देगा कौन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये देखो अथराइज करने वाला कौन है सर, ये इम्तिहानी मरकज़ जो कि पूरे नंबर दे रहा है 1100 में से 1100 और दूसरा कौन है, दूसरा CIR, ये दोनों अथराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा हमने सारा तकरीबन जो भी डिस्कशन थी इसके अंदर कर लिया। आगे है जी वहाँ पे रसाई थी और आगे 38 क्या है जी, power to call for information. 38A जो है ना, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कि अब वो खुद नहीं जा रहे, एक्सेस नहीं ले रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मुझे कॉल फॉर मांग रहा है इंफॉर्मेशन। जैसे हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, हम तो क्या किया करते थे, इस सेक्शन 176 में तमाम बैंक्स को लिख देते थे कि मिस्टर जाहिद के बारे में, तमाम बैंक्स के हेडक्वार्टर्स को, कि आपने जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी चेक करो और हमें बताओ कि इस CNIC में जाहिद के अगेंस्ट कितने अकाउंट हैं, सब की डिटेल दे दो। बैंक दे देता था क्योंकि बैंक बाउंड है, क्योंकि वहाँ पे भी कॉल फॉर इंफॉर्मेशन थी। मैं लिख लूँ ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब आप इंस्पेक्टर बन के जाएंगे ना, तो आपको इनकम टैक्स में लगाया जाएगा, एक आध को सेल टैक्स में लगाया जाएगा, अगर क्योंकि सेल टैक्स जो है वो जो सीनियर ऑडिटर भर्ती हुए थे उन लोगों के कब्जे में है, और कब्जे में भी इंस्पेक्टर उसमें घुस रहे हैं, अभी तक पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाए। 38A पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कॉल फॉर कौन करेगा, ये नोट करने वाला है, कौन कॉल फॉर करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, फोन करेगा, मोबाइल पे कॉल करेगा, वो इन राइटिंग रिक्वेस्ट करेगा, इन राइटिंग। ठीक है जी, ठीक है, और साथ में क्योंकि
वो इन राइटिंग करेगा, क्योंकि वो I इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी कर रहा है कि देयर इज अ सस्पेक्टेड टैक्स फ्रॉड, सस्पेक्टेड टैक्स फ्रॉड। इसकी हमें तसल्ला है कि सस्पेक्टेड टैक्स फ्रॉड है, इस वजह से ये वाले जो हैं इनके पास पावर है कि वो इंफॉर्मेशन जो है मांग लें दरख्वास्त लिख के। ये सारे का सारा है 38A। अच्छा, आगे 38 के बाद कौन, A के बाद B आ गया जी, ऐसे ही जी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको किसी को रियलाइज करवाया जा रहा है कि यार हम उनको पावर दे रहे हैं, तुम लोग भी सुन लो, ऑब्लिगेशन है, ऐसे ही है, ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड, ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस पब्लिक डॉक्यूमेंट। अभी देखो ऑब्लिगेशन किसकी होगी, कि कमिश्नर की जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, और नहीं जिससे मांगे जा रहे हैं, जिसको दरख्वास्त पहुंच रही है, उसकी ऑब्लिगेशन है ना, उस पर उसको फर्ज किया जा रहा है थ्रू कानून कि मोहतरम बात सुनो, कि आपको कहा जा रहा है कि आप कमिश्नर साहब की बात सुन लें, बोर्ड की बात सुन लें, अफसर की बात सुन लें, आप पे ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिक्स कर रही है, इसको हमने नेशनल असेंबली से बनवाया हुआ है, ठीक है, कि आप प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ लीक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। लेकिन जो मांग सकता है ना, वो मांगने वाले का रैंक कम से कम क्या होना चाहिए, जो मांग रहा है वो इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो एसी पे जाके काम रुक रहा है, एसी साहब मांग रहे हैं, ठीक है, कौन मांग रहा है जी, एसी साहब मांग रहे हैं, इससे नीचे वाला जो है वो ये वाली चीज़ें नहीं मांग सकता, और वो अगर वो मांगता है तो उन पे ऑब्लिगेशन नहीं होगी। अगर इंस्पेक्टर मांगता है तो वो कहते हैं हम पे ऑब्लिगेशन नहीं है जी, क्योंकि आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। इंस्पेक्टर का तो नाम कहीं भी नहीं है सर। इंस्पेक्टर का आगे नाम आने लगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि आगे जहाँ नाम आना है आपने कहना यार यही तो नाम है। देखो 30 की अथॉरिटीज़ में किसका नाम है, इंस्पेक्टर का शामिल है। हाँ, अच्छा, ये नाम के बगैर इतना कुछ कर रहा है, अगर नाम आ जाता तो ये तो तबाही मचा देता है। बेसिकली एसी का फिट नहीं करते, इसको ही आगे भेज देते। पाकिस्तान में ऐसे ही है मैनेजर्स को थोड़ी कर। अच्छा, वो कहते हैं कि क्योंकि ये ऑडिट और इंक्वायरी कर रहा है तो इसको चीज़ें प्रोवाइड कर दो। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब दे दो, ठीक है, जवाब दे दो। इंफॉर्मेशन मांगता है तो पूरी की पूरी दे दो, अगर जिस तरह भी मांगता है। और अगर कोई एक्सट्रैक्ट मांगता है, ये क्या होता है, समरी होती है, एक्सट्रैक्ट बना दिया जी, पूरे का पूरा एक पेज के ऊपर ले आओ पूरे मामले को। तो अगर वो ये मांगता है तो आप ये भी दोगे, ये भी दोगे, ये भी दोगे, ठीक। एक्सट्रैक्ट मांगता है तो एक्सट्रैक्ट दो, किसी क्वेश्चन का आंसर मांगता है तो वो दो, ठीक है, और ताकि वो अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल कर सके। अच्छा, फिर वो कहता है कि यार क्या सिर्फ ऑफिसर मांग सकते हैं? सम टाइम बोर्ड में जो बैठे हुए ना इस्लामाबाद वाले, वो भी मांग लेते हैं। यहाँ तो ऑफिसर करके ले ली ना सारी कुछ एसी है, लेकिन कहाँ कुछ टाइम बोर्ड को भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो डायरेक्ट लेना चाहता है ऑफिसर के बगैर, तो बोर्ड भी मांग सकता है, ऑफिसर भी मांग सकता है, और बोर्ड खुद भी मांग सकता है कि मुझे दे दो, तो आप बोर्ड को भी दोगे। कैसे दोगे, किस वक्त दोगे, ये कैसे पता चलेगा? मान लिया देना भी है, मान लिया कि हाँ देना है, हम पे ऑब्लिगेशन है, किस वक्त देना है? जो नोटिस आप भेजते हो ना, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए,
जब आप नोटिस बनाया करोगे ना तो आप कहोगे कि यार विद इन 3 days आफ्टर द रिसीट ऑफ दिस नोटिस, कि जब आपके पास डिलीवर हो गया हबीब बैंक, आई एम आस्किंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज disseminate or send this information back to me within 3 days after the delivery of this notice। कि जब आपको डिलीवर हो गया IIE चंडीगढ़ रोड के ऊपर कराची में कि आपको रिसीव हो गया, जिस दिन रिसीव का ठप्पा लगा उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे वापस भेजना है। ये नहीं कि 3 साल लग गए, मैंने तो भाई ऑडिट कंप्लीट करना है, इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। तो नोटिस के अंदर जो आप भेज रहे हो उसे राइटिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसके अंदर आप लिख दो कि कितनी देर के अंदर मुझे क्या करो, प्रोड्यूस करो। तो वो उतनी देर में प्रोड्यूस करने की उसमें क्या है, ऑब्लिगेशन। करो फिर करो करो करो। सर ये 30 मिनट पूरे हो गए हैं। हाँ 30 मिनट आपने कहा 30 मिनट वीडियो बना, हाँ अब 25 तक पहुंचे। हाँ, इसको बंद करो फिर, नहीं बना। इसको उतार दो नीचे। आज अब इंशाल्लाह ऐसे नहीं आपको जाने देंगे, आज आप ना काम काफ़ी करेंगे इंशाल्लाह।